हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 26 जुलाई एंड 26 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि भाई स्टेट के पास क्या है, अनलिमिटेड राइट है टू टैक्स मिनरल रिच लैंड। मतलब अगर हम लोग माइनिंग की बात करें तो माइनिंग से रिलेटेड टैक्स का जो पावर है या टैक्सेशन का जो पावर है वो स्टेट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट के पास नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक है। दूसरा एक न्यूज़ है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। जो रिसेंटली पिछले वीक में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो रशिया गए थे एनुअल समिट के लिए, जो 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट था, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहे, की प्रोविजंस रहे और साथ ही साथ क्या उसका सिग्निफिकेंस रहा, वो हम देखेंगे। फिर लास्ट में एक न्यूज़ है वो है प्रॉब्लम्स इलीगल कोल माइनिंग के चलते जो है होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज ज़्यादा न्यूज़ है ही नहीं, 4 ही आर्टिकल्स जो है वो हमने लिया है, कोई भी ऐसा न्यूज़ जो है वो नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला न्यूज़ हमारा। सबसे पहला जो है वो है कि स्टेट्स हैव अनलिमिटेड राइट टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। यही सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से जजमेंट है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें केस की, तो 1989 में एक 7 जजेस बेंच था जिन्होंने कहा कि सेंटर के पास क्या है, प्राइमरी अथॉरिटी है ओवर माइनिंग रेगुलेशन अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। एंड जो एंट्री 54 है यूनियन लिस्ट का, उसके तहत क्या है कि सेंटर के पास क्या है, प्राइमरी अथॉरिटी है ओवर मिनरल रेगुलेशन। States were permitted only to collect royalties and not impose additional taxes. The court classified royalties as taxes, making any cess on them beyond state authority. ठीक है। तो उस समय जो जजमेंट आया था 1989 का, उसमें कहा गया कि स्टेट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है कि परमिशन है रॉयल्टीज़ को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, रॉयल्टीज़ क्या होता है, जो अग्रीमेंट पहले से ही रहता है कि भाई इतना परसेंट, हम 1% या 2% पहले से ही क्या है फिक्स रहेगा, वही रॉयल्टी हो गया। जबकि टैक्स जो है वो इम्पोज किया जा सकता है, उसको इंक्रीज डिक्रीज जो है वो किया जा सकता है। तो कहा गया कि सेंटर के पास ही क्या है, टैक्स इम्पोज करने की अथॉरिटी है, स्टेट के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो है वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, रॉयल्टीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। 2004 के अंदर एक 5 जजेस बेंच ने सजेस्ट किया कि एक टाइपोग्राफिकल एरर था 1989 के रूलिंग में कि जो रॉयल्टीज़ थे वो क्या है, टैक्स जो है वो नहीं है, वेर नॉट अ टैक्स। दिस लेड टू द करंट 9 जजेस रिव्यू। ठीक है। तो 89 में अगर हम देखें, 1989 में तो रॉयल्टीज़ को टैक्स माना गया, जबकि 2004 में उसको बोला गया नहीं नहीं, ये तो गलती हो गई थी, रॉयल्टी जो है वो टैक्स में नहीं है, वो अलग है। यानी कि रॉयल्टी जो है वो अलग है, टैक्स जो है वो अलग है। तो स्टेट के पास रॉयल्टीज़ जो है वो क्या है, वो लेने का या परमिशन है। लेकिन अगर हम टैक्स की बात करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट जो है वही क्या है, इम्पोज कर सकता है। 1989 का जो वर्डिक्ट था उसको ओवरटर्न किया गया। द सुप्रीम कोर्ट्स 9 जजेस बेंच रूल दैट 1989 वर्डिक्ट विच क्लासिफाइड रॉयल्टीज ऑन मिनरल्स एज अ टैक्स अंडर MMDRA 1957, ये क्या है, इनकरेक्ट है। अगर हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें तो कोर्ट ने ये बोला कि जो पावर है इम्पोज टैक्स करने का मिनरल्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेट्स के पास ही रहेगा। जबकि पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिमिटेशंस लगा सकता है टू प्रिवेंट हिंड्रेंसेस टू मिनरल डेवलपमेंट। मतलब रिवर्स हो गया कि पार्लियामेंट के पास जो पावर था उसको बोला गया कि नहीं नहीं, पार्लियामेंट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगाने का है, लिमिटेशन लगाने का है। भाई अत्यधिक क्या है, अगर हम देखें तो माइनिंग एक्टिविटी ना हो, मिनरल डेवलपमेंट प्रॉपर हो, इस चलते क्या है, इम्पोजिशन जो है वो लगा सकते हैं या लिमिटेशंस लगा सकते हैं। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन का पावर है वो किसके पास है, स्टेट्स के पास है। द रूलिंग क्लैरिफाइज दैट पार्लियामेंट डज नॉट possess द पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स अंडर 18 एंट्री 50 ऑफ द लिस्ट 2 of the constitution which governs state powers and is limited to imposing restrictions not taxes। ठीक है। तो यही चीज़ क्या है, पार्लियामेंट जो एंट्री 54 यूनियन लिस्ट का बताया गया, उसी के तहत क्या है, एंट्री 50 जो स्टेट लिस्ट में आता है, उसके तहत बोला गया कि स्टेट के पास पावर है किस चीज़ का, टैक्स को इम्पोज करने का। जो पार्लियामेंट है उनके पास सिर्फ और सिर्फ पावर है किस चीज़ को लेके, कि भाई वो इम्पोज कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन को। पार्लियामेंट कैन सेट
constraints on how states levy taxes on mineral rights but it cannot impose taxes directly। मतलब एक गाइडलाइन, एक बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से जो है आप इम्पोज करिएगा टैक्सेस को, ठीक है, लेकिन वो टैक्सेस को खुद क्या है डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ टू इंश्योर दैट मिनरल डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। और ये किस लिए कि मिनरल डेवलपमेंट जो है या जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो ना हो, डिले ना हो। तो अगर हम मिनरल्स की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया में क्या माइनिंग सेक्टर का सिनेरियो है ये थोड़ा हम देख लेते हैं। इंडिया का स्टील सेक्टर जो है वो उसमें काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है और ये वर्ल्ड के अंदर क्या है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ 12.68% से कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर वाइल कंजम्पशन ग्रू बाई 13.9%। तो इंक्रीमेंट हमको तो किस में देखने को मिला, फिनिश्ड स्टील के अंदर प्रोडक्शन में, जो कि 12.68% का था, जबकि कंजम्पशन क्या है 13.9%। मतलब अगर हम देखें तो बाहर से ही हमको क्या है इम्पोर्ट करना पड़ जाएगा स्टील को, ठीक है। इंडिया हैज़ अ टोटल कोल रिजर्व जो है वो 344.02 बिलियन टन्स का है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का वर्ल्ड के अंदर। कोल सेक्टर में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन जून 2024 के अंदर 84.63 मिलियन टन्स था, जो कि ग्रोथ जो है जून 2023 मतलब पिछले साल के हिसाब से 14.49% का क्या है ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 11.65% over the previous year. Manganese Ore Limited achieved its highest production of 17.56 lakh tons of manganese ore in financial year 2023-24, marking a 35% growth over the previous year। मतलब पिछले साल की तुलना में क्या है इस साल मैंगनीज ओर लिमिटेड के द्वारा क्या है 35% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। India's mineral production also saw a cumulative growth of 8.2% for the period of April-Feb 2023-24। कंट्री का जो एफडीआई पॉलिसी है वो 100% एफडीआई अलाउ करता है थ्रू ऑटोमेटिक रूट्स यानी कि गवर्नमेंट रूट्स इन स्टील एंड माइनिंग सेक्टर्स एज वेल एज फॉर कोल एंड लिग्नाइट। मतलब कोल हो, लिग्नाइट हो, स्टील हो, माइनिंग सेक्टर्स हो, यहाँ 100% एफडीआई क्या है अलाउड है थ्रू द ऑटोमेटिक रूट यानी कि गवर्नमेंट रूट के थ्रू, ठीक है। अगर हम MMDR एक्ट की बात करें 1957 में तो उसको 2023 के अंदर अमेंड किया गया था एंड यहाँ पे क्या है कि मेनली एम जो था वो क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन के लिए था, ताकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक तरीके से और डेवलप हो सके और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी योगदान होगा एक तरीके से। मेनली अमेंडमेंट किया गया कि टोटल 12 एटॉमिक मिनरल्स का लिस्ट था जिसमें से 6 मिनरल्स को उसमें से हटाया गया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या है उसमें एक्सप्लोर जो है वो कर सके, उसको क्या है एक्सट्रैक्ट जो है वो कर सके। इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस टू अट्रैक्ट एफडीआई एंड एंगेज जूनियर माइनिंग कंपनीज इन एक्सप्लोरिंग डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। द फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स मेनली, क्योंकि हम बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स को क्या है बाहर से क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हमको रिड्यूस करना है और सेल्फ रिलायंस जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या है खुद का एक्सप्लोरेशन करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे, मिनरल्स थे, वो क्या है वो 12 लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स के अंदर थे जिनको एक्सप्लोर जो है वो नहीं किया जा सकता है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। तो उसी चीज़ को चेंज करने के लिए इसमें से 12 में से 6 को निकाल लिया गया कि भाई आप जो है प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट कंपनीज है, वो भी क्या है इसमें जो है वो काम कर सकती हैं। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स लाइक लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। इंडिया का जो कमिटमेंट है एनर्जी ट्रांजिशन को लेके कि भाई नेट ज़ीरो एमिशन करना है हमको 2070 तक अचीव करना है, 2070 तक। तो ये था हमारा मिनरल से रिलेटेड जो MMDR एक्ट का रीसेंट अमेंडमेंट हुआ था वो हमने देख लिया। बस इसमें याद रखना कि 12 थे, 12 में से 6 जो है वो निकाल के किस लिए किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को इंगेज करने के लिए, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पे क्या है झारखंड के अंदर हमको देखने को मिला है कि इस लॉ के तहत 2 MLAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये लॉ मेनली क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA यानी कि MPs और MLA को क्या है एक तरीके से पनिश करता है फॉर चेंजिंग पार्टीज, ठीक है, कि भाई इलेक्शन किसी और पार्टी से लड़े थे, इलेक्शन के बाद किसी और पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिए।
पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द 10th शेड्यूल, ठीक है। तो इसी को हम लोग 10th शेड्यूल एक्ट भी कहते हैं। 1985 के अंदर 10th शेड्यूल के अंदर जो है इस लॉ को जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा ऐड किया गया था, in order to bring stability to governments by discouraging legislators from changing parties. 10th schedule, popularly known as Anti-Defection Act, was included in the Constitution. अब यहाँ पे तीन चीज़ बस याद रखना: एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th schedule of 52nd Amendment Act of 1985. It sets the provisions for the disqualification of elected members on the grounds of defection to another political party. It was a response to the toppling of, mainly ये क्या है, 1967 में कंटिन्यूअस स्टेट गवर्नमेंट्स से जो एमएलएज थे वो क्या है, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी कूद फान जो है वो कर रहे थे। तो इसी के वजह से क्या है, ये जो है लेके आया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू, ठीक है, ताकि जो डिफेक्शन हो वो क्या है, रुक सके। इसीलिए इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कहते हैं। इसमें इतना ही था, बस इतना ही, तीन ही चीज़ याद रखना: एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल और 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पीएम हमारे मोदी जी विज़िट करके आए हैं रशिया को। तो इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप अलायंस है या स्ट्रैटेजिक अलायंस जिसको हम कहते हैं, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस, या इवन जो जो ये विज़िट था मॉस्को के अंदर यानी कि रशिया के अंदर, इसका क्या क्या है जियो कैलकुलस है, मतलब अगर हम देखें तो इसका आउटपुट क्या है, क्या सिग्निफिकेंस रहा। तो अगर हम सबसे पहले देखें इस पूरे समिट के अंदर 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट था, जिसके कुछ की हाइलाइट्स थे, जैसे कि पॉलिटिकल रिलेशंस को लेके, कि दोनों साइड्स, हम इंडिया और रशिया की बात कर रहे हैं, इससे क्या हुआ कि जो जो अभी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है रशिया को लेके, उस सीन के अंदर, उस एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर क्या है, अभी जो मीटिंग है वो एक तरीके से बैलेंस और जो हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है उसको एक दर्शाता है कि भाई इंडिया का जो बिलीफ है रशिया पे और रशिया का जो बिलीफ है इंडिया पे वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये बॉन्डिंग, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो भी है। द लीडर्स एग्रीड टू बूस्ट एंड सस्टेन बाईलैटरल ट्रेड ग्रोथ बाई सेटिंग अ टारगेट ऑफ, दोनों तरफ से क्या है सेट हुआ है कि भाई हम जो है वो क्या है $100 बिलियन जो है, $100 बिलियन का जो ट्रेड है वो बाईलैटरल ट्रेड जो है वो करेंगे 2030 तक, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रमोट यूजिंग नेशनल करेंसीज फॉर बाईलैटरल ट्रेड, मतलब जो ट्रेड होगा वो यूएस के डॉलर में नहीं होगा, जो नेशनल करेंसीज है यानी कि रूबल और रुपए में, वो क्या है, वो हमें देखने को मिलेगा कि वो जो है वो उस जो डोमेस्टिक करेंसीज है उनमें क्या है ट्रेड जो है वो करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी को भी लेके है, इन्होंने क्या है जो प्रोजेक्ट्स चल रहा है, जैसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको INSTC कहते हैं, नॉर्दर्न सी रूट, इनको इनके तरफ क्या है बोला गया है कि भाई हम जो है इन प्रोजेक्ट्स को क्या है जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट करेंगे। एनर्जी पार्टनरशिप को लेके है, जहां एनर्जी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट पिलर of the special and privileged strategic partnership. Russia agreed to explore increasing the supply of coking coal, ठीक है, मतलब रशिया की तरफ से जो सप्लाई है कोकिंग कोल का उसको बढ़ाया जाएगा एंड एक्सपोर्ट किया जाएगा एंथ्रासाइट कोल टू इंडिया, ठीक है, मतलब एक तो कोकिंग कोल किया जाएगा, दूसरा क्या है जो सप्लाई एक्चुअल में हो रहा है कुकिंग कोल का उसको इंक्रीज़ किया जाएगा और एंथ्रासाइट जो कोल है उसको क्या है एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर। कोऑपरेशन इन रशियन फार ईस्ट एंड आर्कटिक, तो रशिया के चलते दोनों कंट्रीज़ ने जो कोऑपरेशन किया है ट्रेड के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर इन द रशियन फार ईस्ट फ्रॉम 2024 टू 2029 एज वेल एज कोऑपरेशन इन द आर्कटिक जोन ऑफ रशिया। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, दोनों ने क्या है कि बोला कि भाई हम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, जैसे एक है कुंडाकुलम में, एंड एग्रीड टू स्टिक टू द शेड्यूल इंक्लूडिंग डिलीवरी टाइमलाइंस। स्पेस में अगर हम देखें तो दोनों साइड्स अगर हम देखें तो जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन हुआ है, इंडिया का जो इसरो है और रशिया का जो रॉसकॉस्मोस है, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स, सैटेलाइट नेविगेशन, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो ये जो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा गगनयान मिशन है उसके थ्रू क्या है जो हमारे
एस्ट्रोनॉट्स है उनको ट्रेनिंग जो है वो अगर हम देखें तो उसमें हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेजते हैं उनमें क्या है, उनमें होगा। तो सिंपली स्पेस के अंदर भी क्या है, पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि अभी हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है, और अभी जो बजट आया भी लगभग 105 करोड़ एलोकेशन जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए किया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए 105 अरब। ठीक है, तो इतने करोड़, 105 लाख करोड़, सॉरी 105 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है आपको किस चीज़ के लिए। तो मेनली हम कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तब तो जो आके क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो हो पाएगा। एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक में अगर हम देखें तो बोथ साइड्स एग्री टू एनहांस कोऑपरेशन अंडर द रोड मैप फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन 2021 में जो रोड मैप क्रिएट किया गया था उस पर एग्री किया गया कि भाई जो है हम इन चीज़ों को क्या है इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे। यूनाइटेड नेशन एंड मल्टीलैटरल फोरा पे अगर देखें या फोरम पे देखें तो बोथ साइड्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कि भाई यूनाइटेड नेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए किसको, इंटरनेशनल लॉ को। दे रीअफर्म दियर कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो दोनों ने बोला कि भाई हम जो है वो कमिटेड है यूएन चार्टर के लिए, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस का कि भाई जो भी मेंबर स्टेट्स होंगे उनमें क्या है, इंटरफेरेंस जो है वो नहीं किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म में अगर हम देखें तो दोनों ने, क्योंकि टेररिज्म अटैक दोनों जगह पे ही हमें देखने को मिला है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो जेएनके के अंदर कथुआ एरिया में देखने को मिला था जो आर्मी कॉन्वॉय पे हुआ था। दूसरा क्रॉकस सिटी हॉल जो मॉस्को के अंदर स्थित है उसके अंदर क्या है, हमें देखने को मिला कि वहाँ पे भी क्या था कि टेररिज्म जो अटैक है या टेरर अटैक है वो करवाया गया था। तो दोनों ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और व्लादिमीर पुतिन ने, दोनों ने इस चीज़ को कंडेम किया। काउंटर टेररिज्म में यही चीज़ है। रिकॉग्निशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर या अवार्ड जो है जिसको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या हो गया, भारत रत्न हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, यही जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, कि इंडिया और रशिया के बीच में एक सिग्निफिकेंट रोल रहा स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टनरशिप में। तो इसी के लिए क्या है, मोदी जी को वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इस विजिट का तो जो ट्रेड लिंकेज है उसमें क्या है, एक बूस्ट मिला। इफ ट्रैफिक ऑन द INSTC नॉर्दर्न सी रूट एंड चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर इंक्रीज, ट्रांजिट टाइम कुड बी रिड्यूस फ्रॉम 40 डेज टू 20 डेज। मतलब अगर क्या है, जो ट्रेड लिंकेज अगर इन रूट्स को इस्तेमाल किया जाएगा इसमें ट्रैफिक बढ़ेगा। जो ट्रांजिट टाइम इंडिया और रशिया के बीच अभी 40 दिन का लगता है ट्रेड के लिए, वो 20 दिन का लगेगा, मतलब 50% जो है वो टाइम कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग रीजनल ट्रेड, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कैन रिजल्ट इन इंडिया टेकिंग अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन यूरेशियन ट्रेड। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी देखने को हमें मिलता है, जहाँ पे दोनों ने नए कॉन्सुलेट्स को इस्टेब्लिश किया। एक है आपका इकैटेरिनबर्ग और कजान, रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ एन इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द रशिया। तो दो नए कॉन्सुलेट्स जो है वो खुले इन शहरों के अंदर। बिजनेस ग्रोथ भी है। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है हैज़ बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ मेडिसिन इन रशिया सरपासिंग जर्मनी। जर्मनी को सरपास करके रशिया के अंदर मेजर जो सप्लायर है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वही हो गया। जैसे इंडिया में कंपनी देखे तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, पार्टनर विथ रशियन फर्म्स टू प्रोड्यूस जेनरिक मेडिसिन लोकली, कि वहीं जाके क्या है जेनरिक मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो बैंक जो रशिया के अंदर invested the idle rupee in Russian accounts in Indian shares, government securities and infrastructure projects, and transaction cost involved in converting rupees to ruble have come down। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के अंदर भी जो है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा हुआ, एंड जिसके कारण अगर हम देखें तो जो डिफरेंस है कन्वर्जन कॉस्ट जो है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रुपी को रुबल में बदलने का, वो भी क्या है, वो कम हो गया है। ठीक है,
Cooperation in the Russian Far East and Arctic. अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो देखो ये है कि वाई इंडिया और रशिया नीड ईच अदर। तो एक तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी है, ठीक है, कि भाई हम जो है वेस्टर्न efforts to attract India into his sphere of influence, India remains committed to its policy of strategic autonomy। मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडिया पे तो बहुत ही रहा, बहुत प्रेशर भी रहा अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि भाई आप जो है वो रशियन ऑयल जो है वो परचेज ना करें। फिर भी क्या है कि इंडिया ने खुद से कि भाई हम तो बिल्कुल ही ऑटोनॉमी शो करते हैं कि हमारा फैसला जो है हम खुद करेंगे, हम किसी के प्रेशर में जो है ग्लोबल प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएंगे। शो सब of support, Indian Prime Minister's visit has revitalized Putin's global standing. Unlike visits from leaders of pariah states like North Korea or nations lacking democratic norms like China, India is a democratic powerhouse and economic giant, currently ranked fifth globally। तो शो ऑफ सपोर्ट भी मिला। मतलब अभी वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो रशिया का जो जो वैल्यू है, या रशिया की जो अभी हम कह सकते हैं कि जो छवि है एक तरीके से, ठीक है, जो इमेज है वो क्या है, वो खराब हो गई है कि भाई उसने क्या है यूक्रेन पे वॉर जो है वो छेड़ दिया एक तरीके से। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि रशिया के अंदर चाइना का विजिट हुआ था, या चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो गए थे, या नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो गए थे, क्योंकि वो दोनों कंट्री मिली क्या है कि डेमोक्रेसी उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मतलब नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक है। तो उस केस में अगर हम देखें तो इंडिया जो कि वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साथ ही साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसके लीडर का विजिट जो है रशिया के लिए एक शो ऑफ सपोर्ट जो है वो शो करता है। रिलायबल एलाई, रशिया रिमेंस ऑल वेदर फ्रेंड इंडिया के लिए रहा भी, जहाँ पे ड्यूरिंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना रशिया प्लेड अ मीडिएटर रोल। चाइना और इंडिया के बीच क्या है, रशिया ने एक मीडिएटर रोल का भी जो है वो काम किया था। Multipolar world, both Russia and India are members of BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, and G20 and Shanghai Cooperation Organization, and pursue an interest-based foreign policy। इंडिया इज परफेक्ट बैलेंसर। इंडिया जो है जियो पॉलिटिकल स्वीट स्पॉट है ड्यू टू इट्स इमेज एज अ डेमोक्रेटिक काउंटर बैलेंस टू चाइना। मतलब चाइना एक तरफ रशिया है, चाइना है, इंडिया है। तो रशिया के पास क्या है, चाइना पे बहुत सारा रिलाई जो है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है, जबकि इंडिया के अंदर क्या है, एक डेमोक्रेटिक पावर है। इंडिया एस्पायर्स टू बी अ पोल इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, सो इट विल कंटिन्यू टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वेस्ट एंड रशिया। तो इंडिया क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक पोल का काम करना चाहता है, इसीलिए क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच इंडिया जो है वो एक बैलेंस बना के रखता है। तो इतना ही था इसमें, मेनली इसमें यही है कि यही सारे सिग्निफिकेंस जो है आपके रहे इस विजिट का। एक इसमें याद रखना कि ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मोदी जी को जो है मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है और लास्ट न्यूज़ है हमारा कि इंडिया का जो इलीगल कोल प्रॉब्लम है उसको दूर जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो एक तो ये है कि इलीगल माइनिंग के चलते क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो टॉक्सिक वेस्ट जो है वो क्या है, इलीगल माइनिंग के चलते निकल सकता है। इफ़ द माइनिंग साइट्स आर नियर बॉडीज ऑफ वाटर, केमिकल्स कैन ऑल्सो पॉइजन द वाटर एंड फिश। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स। फर्टाइल लैंड जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है, लैंड ड्राई हो सकता है केमिकल्स के कारण। बॉइलिंग टॉक्सिक वेस्ट कैन कॉज बर्न्स ऑन पीपल लिविंग नियर द माइनिंग साइट्स। द गैस कैन ऑल्सो बी अ बैड टू टेक इन टू योर बॉडी। Also, if you build the mines on forest, the habitat of countless land species may be destroyed and those species may die। मतलब ओवरऑल क्या है, हम जो है हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ माइनिंग के चलते क्या है, जो पेड़ है डिफॉरेस्टेशन भी किया जाता है, जिसके कारण सॉइल भी लूजन हो जाता है। एंड सॉइल लूजन होगा तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, फ्लड आ सकता है, या जो भी इरोजन है, सॉइल इरोजन वगैरह, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो काउंटर करने के लिए इलीगल माइनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको MOEFCC कहते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गो एंड नो गो जोन। एक है गो जोन और दूसरा है नो गो जोन। गो जोन क्या है कि जहाँ पे माइनिंग जो है वो कैरी आउट जो है वो किया जा सकता है।
ठीक है। नो गो जोन के अंदर क्या है, कोल माइनिंग जो है वो बिल्कुल ही परमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो गो जोन को भी फिर फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया दो कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी ए में कहाँ पे, जहाँ पे मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज तो है, लेकिन माइनिंग एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या है, परमिटेड है। जबकि कैटेगरी बी क्या है, लेस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है एंड माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे क्या है, प्रॉपर प्रिकॉशन एंड रेगुलेशंस के द्वारा किया जाता है। नो गो जोन्स क्या है, दीज आर द एरियाज वेयर कोल माइनिंग इज नॉट परमिटेड ड्यू टू दियर हाई इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। दीज एरियाज इंक्लूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये नो गो जोन हो गया, ये गो जोन हो गया। तो आज के पेपर के अंदर इतने ही आर्टिकल्स थे और न्यूज़ वैसा कुछ खास था नहीं। ठीक है। तो इस सेशन के पीडीएफ को आप हमारे इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम है अननोन आईएएस, ये इसका यूज़र नेम है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।